शाओ हारी हुई फील कर रही थी। फिलहाल तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपने देश लौट के वहाँ पे जाके जॉब करने का। ऐसे में उसे उसके सीनियर का कॉल आता है। उसका सीनियर जिस कंपनी में काम करता था अभी उस कंपनी का हेड था। वो सब कुछ उसी के हाथों में था, तो वो शाओ को जॉब ऑफर करता है और वो भी बिना इंटरव्यू के। फिलहाल तो शाओ के लिए ये हाथों में चांद पाने जैसा था। बाद में जिंगशी उससे कहता है ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है, अभी अभी उसकी जॉब छूटी है और अभी उसका सीनियर उसे जॉब ऑफर कर रहा है। पर शाओ को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही चीज़ उसे मिल गई थी, तो वो और कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। उसे तो जिंगशी की बातें ही गलत लगती है। अगले दिन शाओ उसके सीनियर के कंपनी में जाती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कॉलेज में उसका सीनियर जिस लड़की के बारे में बात करता था वो लड़की अब उसकी पार्टनर थी। उसका सीनियर शाओ को कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है पर शाओ को वो सब मंजूर थी, तो उसका जॉब फाइनल हो गया था। शाओ जब पूछती है कि वो कब से ज्वाइन कर सकती है तब उसका सीनियर कहता है जल्दी की कोई बात नहीं है, वो कुछ दिन बाद भी ज्वाइन कर सकती है। जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेती तब तक वो अपने देश से घूम के आए और उसके फ्लाइट की टिकट कंपनी से दिया जाएगा। शाओ जल्दी से जिंगशी को कॉल करके उसे बता देती है कि उसके साथ वो एयरपोर्ट पे मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं सभी दोस्त इकट्ठे होने वाले थे। फिलहाल तो शाओ, हुआन और जिंगशी आया हुआ था और आज का बिल हुआन पे करने वाला था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। हुआन की हालत अभी बहुत ज़्यादा बेटर थी और वो जल्द ही शादी करने वाला था, और वो भी टैंक के साथ। थोड़ी देर बाद लिनशी आती है। शाओ और लिनशी तो बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलके, पर हुआन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद जिंग आता है। फिर तो ऑकवर्ड सिचुएशन की बारिश होने लगती है। शाओ जिंग को देख के ऑकवर्ड हो रही थी, जिंग शाओ को देख के ऑकवर्ड हो रहा था, लिनशी हुआन के लिए और हुआन लिनशी की वजह से। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए थोड़ी देर बाद शाओ कहती है उसे बहुत काम है तो उसे अभी जाना पड़ेगा, और वो चली भी जाती है। उसके जाने के बाद जिंग भी अपना काम का बहाना दे के चला जाता है और फिर यहाँ पे रह जाते हैं ये तीनों। बाद में बाहर जाके जिंग शाओ को देखता है। फिर जब शाओ जिंग की तरफ देखती है तब जिंग पीछे मुड़ा रहता है। जिंग फिर से शाओ की तरफ देखता है तो शाओ पीछे मुड़ी रहती है, और फिर जिंग खुद जाके शाओ को पुकारता है। फिर बिना कुछ बोले जिंग शाओ को हग करता है और शाओ भी जिंग को इतने दिनों बाद पाके अपने अंदर सुकून महसूस करती है। फिर अगले ही पल हमें पता चलता है शाओ ये सब इमेजिन कर रही थी। बाद में ये सब बोल रहे होते हैं कि क्या इतना मुश्किल है दोनों साथ बैठ के खाना खाना। थोड़ी देर बाद जिंगशी को उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और हमें पता चलता है जिंगशी ने कॉन्ट्रेक्चुअली एक रिलेशनशिप बनाया था। चाहे जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्यों ना हो, पर एक लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करे, पर जिंगशी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे गर्लफ्रेंड की तरह मानता ही नहीं था। उसे अपनी पर्सनल टाइम अपने हिसाब से जीना पसंद था। इसके बाद जिंगशी का मूड भी खराब हो जाता है तो वो चला जाता है। बाकी तो चले गए थे पर ये दोनों रह जाते हैं। शायद जाने का मन था, फिर भी सिचुएशन को ऑकवर्ड ना बनाते हुए दोनों में खूब सारी बातें होती है और फिर दोनों खाना ऑर्डर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिंगशी जिंग के घर आया होता है और फिर वो ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाहता है। जब जिंग की बारी आती है सवाल करने का तो वो जिंगशी से पूछता है वो शाओ को पसंद करता था ना। जिंगशी कहता है हाँ पसंद करता था, पर जब उसने देखा कि उसकी वजह से शाओ ने विदेश जाने का प्लान कैंसिल कर दिया तब उसे समझ में आ गया कि शाओ के दिल में बस वही बसता है, इसीलिए उसने तब से उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। जिंगशी की बारी आने पे वो जिंग से पूछता है कि उसने शाओ के साथ ब्रेकअप क्यों की थी। जिंग कहता है अगर वो उसके साथ ब्रेकअप नहीं करता तो शाओ कभी भी यहाँ से नहीं जाती। थोड़ी देर बाद जिंग को उसके पापा का कॉल आता है। वो फिर से अपने बेटे के लिए ब्लाइंड डेट रखे थे। जिंग जाने से साफ साफ मना कर देता है और उसके पापा भी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाते थे, पर जिंगशी उसके हाथों से फोन लेके जिंग के पापा को जाने के लिए हाँ कह देता है। वो भी जिंग के साथ जाना चाहता था उसे कंपनी देने के लिए। वो जिंग को उसके पापा को हार्ड टाइम देने से मना करता है। फिर बाद में उसे बियर लाने के बहाने दूर भेजता है ताकि वो लिंची से थोड़ा बात कर सके। वो लिंची को उस पर एक फेवर करने की बात करता है।
अगले दिन लिंशी आती है शाओ को ले जाने। वो भी शाओ के लिए एक ब्लाइंड डेट रखी थी। शाओ नहीं जाना चाहती थी, पर लिंशी उससे कहती है कि जेंग भी वहीं पे जा रहा है ब्लाइंड डेट के लिए। अगर वो जा सकता है तो उसे भी तो दिखाना चाहिए कि वो भी आगे बढ़ चुकी है। और वैसे भी क्या उसे ये नहीं जानना है कि जेंग उस लड़की के साथ कैसे ट्रीट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेंगशी अभी तक पहुंचा नहीं था, तो जेंग उसे कॉल करके पूछता है वो कब तक आने वाला है। जेंगशी रास्ते पे अटक गया था, इसीलिए उसे थोड़ा सा देर होता आने में। ऐसे में शाओ वहाँ आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर जेंग को पता चलता है कि शाओ भी यहाँ डेट पर आई थी, और वो दोनों जाके जेंग के ठीक पीछे वाले सीट पे बैठते हैं। तब जेंग वाज लाइक ये सब क्या हो रहा है। बात तो कर रहे थे ये दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ, बट एक्चुअली इस बहाने ये दोनों अपनी अपनी बातों की रिप्लाई दे रहे थे, या फिर कह सकते हैं दोनों डिबेट लड़ रहे थे, एक दूसरे की गलती निकाल रहे थे, जिसमें शाओ जीत जाती है और वो वहां से चली जाती है। ये दोनों भी उसी रेस्टोरेंट में थे और तब से इन दोनों की बातें सुन रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ ऑलरेडी विदेश जा चुकी होती है और वहाँ पे जाके वो बहुत सारे और भी देश घूम रही होती है। जेंग उसके लिए मन ही मन बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ का सीनियर उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की बात करता है। अब शाओ तो नई थी, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थी इस बारे में। उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर शाओ का सीनियर उस पर कुछ ज्यादा ही फेवर करता था। वो तो शाओ को घर जाके न्यू ईयर मनाने के लिए कुछ दिन ऑफ लेने को भी बोलता है, पर शाओ को घर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो काम की बहाना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं न्यू ईयर के दिन शाओ के पेट में दर्द हो रही होती है। वो कुछ नॉर्मल सा खाना खाने वाली थी, पर ऐसे में उसका सीनियर और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है उसके घर, और वो दोनों उसके लिए वो मोमोज होते हैं ना, डम्पलिंग्स, वो लेके आए होते हैं। तो शाओ का मन नहीं था ये खाने का, फिर भी उनकी वजह से उसे खाना पड़ता है। जाते वक्त शाओ अपने सीनियर से पूछती है क्या उसका वो ऑफर अभी तक वैलिड है। उसका सीनियर मुस्कुराता है, मतलब अभी तक उसके लिए वो ऑफर वैलिड थी। अगले दिन ही शाओ का सीनियर उससे सारे पेपर साइन करवा लेता है। बिजनेस पार्टनर के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरा कर लेता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो जब अपने बिजनेस ट्रिप से लौट आती है, तब वो देखती है ऑफिस में पुलिस आई होती है। उसे पता चलता है उसका सीनियर अपने फैमिली को लेके वहाँ से भाग गया। उसने बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ स्कैम किया था। अब क्योंकि शाओ उसका बिजनेस पार्टनर थी, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी बात करने के लिए। वैसे ही शाओ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं जा रहा था। ऊपर से ये सब सुन के देख के उसे चक्कर आने लगते हैं। पुलिस उसे बताती है कि बहुत सारे इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका नाम जुड़ा है। ऐसे में शाओ के पास उसके सीनियर का मैसेज आता है। वो उसे सॉरी लिखा होता है। इसके बाद शाओ बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम शाओ को हॉस्पिटल देखते हैं। उसे जब होश आता है, वो अपने सामने एक पब्लिक लॉयर को देखती है जो उसकी केस लड़ने वाली थी। शाओ को जब पता चलता है उसके सीनियर को पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई, तो वो उठने जाती है उसे ढूंढने के लिए। तब उसका लॉयर उसे रोकती है और उसे बताती है कि उसे अभी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा है उसे जो बीमारी है उसकी वजह से उसे सर्जरी की ज़रूरत है, और जो कि बहुत जल्द से जल्द करना पड़ेगा। पर अभी जो उसकी करंट सिचुएशन है उसमें उसके पास उतने पैसे नहीं है सर्जरी के लिए, और पुलिस ने भी फिलहाल के लिए उसके बैंक अकाउंट को रोक दिया है। ऐसे में उसे अपने देश लौटने के लिए वीज़ा भी नहीं मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ हॉस्पिटल से घर चली आई होती है। जेंगशी उसे कॉल करके उसके हॉस्पिटल जाने का रीज़न पूछता है। सुबह उसने शाओ के फ़ोन पे कॉल किया था, तो डॉक्टर ने उसे सब बता दिया था, इसीलिए वो शाओ के पास आने की बात करता है। शाओ का दिन बहुत ही मुश्किल से कटने लगती है। उसे अपनी देश की याद आती है, अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की और जेंग की। अगले सीन में हम देखते हैं जेंगशी शाओ के पास आ चुका होता है। वो बताता है पुलिस ने उसके सीनियर को पकड़ लिया है और पुलिस के खाते से उसका नाम भी क्लियर हो चुका है। जेंगशी शाओ से उसके सर्जरी के बारे में पूछता है। शाओ को चुप रहते देख वो उसे हॉस्पिटल एडमिट करने की बात करता है। तब शाओ उससे कहती है वो घर लौटना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंशी भी शाओ के पास चली आई थी। वैसे ये बात अभी तक क्लियर नहीं थी कि लिंशी उसके पास आई थी या फिर शाओ उसके पास आई थी, क्योंकि लिंशी उसे ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिल आने के लिए बोलती है। पर शाओ इस हालत में घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे देख के उसकी मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाती। उसे पहले अपने लिए एक
एक अच्छा सा जॉब ढूंढना था, उसके बाद वो अपने घर जाना चाहती है। वैसे लिंशी के पास इसका भी सोल्यूशन था। उसने शाओ के लिए एक अच्छा सा जॉब ऑलरेडी ढूंढ के रखा था।